मैं परवीन चौहान, न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हम आए एस्ट्रो गुरु राजेश शर्मा जी के पास में। इनसे आज कुछ रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कुछ पूछते हैं कि क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाने या 31 तारीख को। इस विषय में हम आए हैं लक्ष्मी नगर दिल्ली राजेश शर्मा जी के पास। हमें ये बताइए कि जो रक्षाबंधन 2023 में आ रही है, इसमें लोगों में बड़ी कन्फ्यूजिंग है। देखिए, ये हर बार कन्फ्यूजन रहता है, कोई इस बार की बात नहीं है, हर बार कन्फ्यूजन रहता है। भद्रा की वजह से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। और भद्रा पिछली बार भी जैसे पूरे दिन भद्रा थी, शाम को पिछली बार भी शाम को जाकर के भद्रा ख़त्म हुई थी। तो कुछ लोगों ने क्या, बहुत ज़्यादा लोगों ने सवेरे मॉर्निंग में मनाया था रक्षाबंधन। ये भद्रा कब शुरू हो रही है और कब ख़त्म हो रही है, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे। 30 तारीख को पूर्णिमा तिथि जैसे ही शुरुआत हो रही है 10 बज के कुछ मिनट पे, उसी समय भद्रा भी शुरू हो रही है। और भद्रा जो है 9 बज के 5 मिनट पर ख़त्म हो रही है रात को। तो अगर शास्त्र की बात माने तो शास्त्र में ये है कि कोई भी त्यौहार, कोई भी तिथि जो होती है वो सूर्योदय कालीन मानी जाती है। कोई भी फेस्टिवल हम लोग सूर्योदय कालीन को ही मानते हैं। तो अगर इस बात को मानूँ तो सबसे अच्छा, अगर रक्षाबंधन बांधने के लिए अगर बहनों को ये चाहिए कि राखी बांधें अपने भाई को, तो सुबह सुबह की बेला में 6 बजे 7 बजे राखी बांध सकते हैं, क्योंकि 7:30 बजे के बाद फिर पूर्णिमा ख़त्म है, पूर्णिमा तिथि का अंत है। यानी कि आपके कहने के हिसाब से आप ये कहते हो कि 30 तारीख को ही रक्षाबंधन मनानी चाहिए। 30 तारीख को नहीं, 30 तारीख को तो 10 बजे से भद्रा शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि ज़रूर है, बट भद्रा जो है 30 तारीख को रात को 9 बजे ख़त्म होगा। तो रात को 9 बजे के बाद सायंकाल अवस्था या रात की अवस्था में जो है बहुत से ऐसे लोग हैं जो त्यौहार नहीं मनाते। तो इससे अच्छा ये है कि आप 31 तारीख को 7:30 बजे से पहले जो बहनें राखी बांधना चाहती हैं वो बांधे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है सूर्योदय कालीन में ही मनाया जाता है। कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार जो है सूर्योदय कालीन को ही मनाया जाता है, उसी को मनाया जाता है। पर 31 तारीख को तो भादों का महीना शुरू हो जाएगा। पूर्णवासी ख़त्म होने के बाद में भादों शुरू हो जाएगा। फिर उसमें भादों में और पूर्णवासी में आप क्या कहना चाहोगे? पूर्णवासी को ही रक्षाबंधन मनानी चाहिए या भादों के महीने में भी रक्षाबंधन मना सकते हैं? नहीं, आपका क्या है कि 7:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि है ना, सवेरे मॉर्निंग में 7:30 बजे तक है, उस समय तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। उसके बाद जो है आपकी भद्रा तिथि स्टार्ट होगी, जो आपके सावन के बाद का शुरू होता है महीना। जैसे कि हमारे राजेश शर्मा जी ने बताया है, जोशी ने ये कह रहे हैं कि सुबह प्रातः काल में जब तक पूर्णवासी भद्रा काल का दोष नहीं लगता, उससे पहले हम रक्षाबंधन मना सकते हैं। फिर शाम को, रात्रि में कोई मनाना चाहे मना सकते हैं, अदरवाइज नहीं मना सकते, क्योंकि कहते हैं कि हिंदुओं में, सनातन धर्म में रात को शुभ कार्य नहीं होता है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि भद्रा है क्या और ये भद्रा है कौन? भद्रा जो है आप ये कह सकते हैं कि सूर्यदेव की जो है पत्नी, उनकी जो है पुत्री को भद्रा कहते हैं। छाया जो थी उनकी जो पत्नी थी, उनकी पुत्री को भद्रा कहते हैं। और उन्होंने जो है रावण को राखी बांधा था, है ना, इस वजह से गलत मुहूर्त में राखी बांध दिया था, जिसकी वजह से उनका सर्वनाश हुआ। इसलिए उस समय भद्रा तिथि में राखी नहीं बांधते हैं। सर, ये तिथि और तारीख में क्या फ़र्क है, इसके बारे में आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों को अच्छे से? शास्त्र के अगर अनुसार मैं बात करूं तो हिंदू कैलेंडर जो हमारा होता है, शास्त्र के हिसाब से संवत जो होते हैं, उसके हिसाब से हम तिथि को अनुसार तिथि का आकलन करते हैं। और कैलेंडर जो होता है वो हम उसको जो आप कह रहे हैं कि तारीख उसको बोलते हैं। कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम उसको तारीख बोल सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्र में तिथि बोलते हैं, हमारे पंचांग के हिसाब से। जैसे कि हमारी जो तिथि है पूर्णवासी में ही, पूर्णिमा में ही हमारी राखी रक्षाबंधन मनाया जाता है, ना कि तारीख के हिसाब से 30 तारीख या 31 तारीख। श्रावण मास में पूर्णिमा में रक्षाबंधन मनाई जाती है। तिथि की एक होरा होती है, एक समय होता है, एक समय अंतराल होता है, उस समय अंतराल तक वो तिथि होती है। अब अंग्रेजी कैलेंडर में तो वो बदल जाता है, बट तिथि जो है एक समय अंतराल से, होरा से शुरू होकर के, और वो एक तिथि दूसरे दिन तक भी वो तिथि रहती है, जो हमारे शास्त्र में उसको एक 12 घंटे या 24 घंटे का अंतराल हम कहते हैं, जिसको हम तिथि के रूप में जानते हैं।
सर ये बताइए, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? देखा जाए तो हर बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए, अच्छी आयु के लिए, अच्छे मुहूर्त में, पूर्णिमा के मुहूर्त में राखी बांधती हैं कि उनका जो भाई है वो दीर्घायु हो और उनकी रक्षा हो। और भाई भी ये शपथ लेते हैं कि हम अपनी बहन की रक्षा करेंगे। और शास्त्र में उस मुहूर्त में धागा बांधने का प्रचलन है। जो धागा लोग राखी के रूप में रखते हैं वो चाहे जैसे भी रखें, कलावा धागा भी रख लेते हैं। एक सूत होता है लेकिन उसमें बहुत ही मजबूती होती है, उसमें एक बहन का प्यार होता है, एक भाई बहन के प्रति प्यार होता है और एक मजबूती भी होती है। अगर शास्त्र की माने तो बहुत ऐसे चीज़ देखा गया कि वो रक्षा सूत नहीं, वो एक बहुत बड़ा एक रक्षा सूत भाई के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। और भाई भी अपने बहन को शपथ लेता है, वादा करता है कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो इस त्यौहार को जो रक्षाबंधन है ये बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है और बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उसकी दीर्घायु के लिए और उसके रक्षा के लिए पूजा करती है, आरती उतारती है। हमने ये भी देखा है कि बहन राखी तो बांधती है, साथ साथ में भाभी को भी बांधती है, इसका क्या उद्देश्य है? अगर हम ऐसे सामान्य अवस्था की बात करें तो एक ये रक्षा सूत्र है जिसको हम एक मजबूती कह सकते हैं या रक्षा कवच कह सकते हैं। तो हम अगर अपने दिल और मन से देखें तो हम वैसे तो किसी को भी राखी बांध करके हम उनके रक्षा कवच को बना सकते हैं, है ना। तो एक रक्षा कवच है, तो हम जिसको चाहते हैं कि हमारे लिए रक्षा रहे इनके लिए, तो हम बांध सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। दर्शकों को ये बताइए कि बहन ही क्यों जाती है भाई के घर पे, भाई क्यों नहीं आ सकते? क्या इस बारे में आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, बहन या कोई भी स्त्री लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है और घर परिवार में सुख समृद्धि लेके जाती है। इसलिए बहन जो है भाई के घर जाती है, उसके पैर जब पड़ते हैं, एक लक्ष्मी है, तो भाई को सौभाग्य, सुख समृद्धि ये सब देने के लिए जाती है, रक्षाबंधन बांधती है और घर को फिर फूला फला देख करके, सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दे करके अपने भाई को फिर आती है। वैसे तो आजकल भाई भी जाते हैं, बहनों के घर जाते हैं, रक्षाबंधन बांधते हैं, लेकिन अच्छा जो कह सकते हैं कि अच्छा जो है यही है कि बहन जो है भाई के घर जाके रक्षाबंधन बांधे, क्योंकि स्त्री हो, बहन हो, माँ हो, ये सब धन की लक्ष्मी के रूप हैं और लक्ष्मी माना जाता है हमारे शास्त्र में। तो इनके पैर अगर घर में पड़ते हैं तो सुख समृद्धि आती है। जो बहन या भाई दूर रहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे, वो कैसे रक्षाबंधन मना पाएँ? देखिए, जो दूर भाई हैं, जिस बहनों के दूर भाई हैं, वो पोस्ट से या किसी भी तरीके से कोरियर से राखी भेज देती हैं, उनके हाथों द्वारा छुआ हुआ रक्षा सूत होता है। अगर माने शास्त्र की तो उनके हाथों द्वारा ही वहाँ जा रहा है, भाई बांध लेता है, तो वो भी कोई बुराई नहीं है। और दूर भी रहें लेकिन प्यार जो है, अगर वो अपना रक्षा सूत, अपना रक्षा कवच वो भेज रही है तो भाई के लिए उतना ही कारगर है जितना वो सामने बैठ करके बांधती। तो कोई दूर रहने से कोई प्यार या रक्षा कवच में कोई कमी नहीं आती। ये बताइए, बहन जो राखी बांधती है उसकी विधि क्या है? किस तरीके से रक्षाबंधन मनानी चाहिए बहन को भाई को लेके? सबसे पहले एक पूजा की थाली लें, उसमें साबुत चावल रखना चाहिए। बहुत ऐसे मैं घर में परिवार में देखता हूँ कि साबुत चावल नहीं होता है, टूटे चावल होते हैं। शास्त्र में हमारे मनाही है, साबुत चावल उसके साथ होना चाहिए, थोड़ा दही होना चाहिए, रोली होना चाहिए और थोड़ा हल्दी होना चाहिए। और सबसे पहले उसमें जो मिठाई आप रखें भाई के लिए, सुख समृद्धि के लिए, वो आप लड्डू भी रख सकते हैं। आप सफ़ेद रंग की मिठाई ज़्यादा अच्छी रहती है ना, पीले कलर की मिठाई ज़्यादा अच्छी रहती है। सबसे पहले आप भगवान को सबसे पहले चढ़ाएं और उनको धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं। उसके बाद भाई को जो है आरती करें और तिलक लगाएं। और कभी कभी मैंने ये देखा है कि आरती जो है बहनें जो है गलत तरीके से कर देती हैं। मैंने कई बार देखा उनको कि वो एंटी क्लॉकवाइज कर देती हैं आरती। तो क्लॉकवाइज आरती करें और सही तरीके से आरती करने के बाद अच्छे से तिलक लगाएं। तिलक में जो है साबुत जो चावल होता है वो ललाट पे आना चाहिए और कम से कम 7 बार जो है या 11 बार जो है
बहन जो है आरती करे अच्छे से, उसके बाद उसके मुंह में मिठाई खिला करके और इस विधि को पूरी करे। और कोशिश ये करना चाहिए कि भाई जो है बहन का ज़रूर पैर छुए, क्योंकि वहाँ पे वो एक लक्ष्मी के रूप में है, सौभाग्य के रूप में है। बहुत लोग थोड़ा सा वो फील करते हैं कि हम बहन का क्यों, छोटी है तो क्यों छुएं, ऐसा है। लेकिन महिलाओं को शास्त्र में लक्ष्मी का रूप माना गया है, शक्ति का रूप माना गया है। तो सुख सौभाग्य जो है देने वाली, हमें जन्म देने वाली जो महिलाएं हैं वो एक लक्ष्मी के रूप में है, उनका पैर छूने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने सभी भाइयों को कि आपकी बहन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसके पैर उस दिन छूने से आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आप हमेशा अपने जीवन में तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप हमेशा, आपकी रक्षा होती रहेगी। और आपको भी एक प्रण लेना पड़ेगा कि हम अपने बहन के लिए एक रक्षा कवच के तरीके से, एक उसको आगे बढ़ाने के तरीके से, उसको जीवन में साथ देने के तरीके से भी हम आगे बढ़ें। इस तरीके की भावना हमेशा मन में होनी चाहिए। तो वास्तु की टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा ज़रूर। आजकल कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो घरों में ज़्यादा लोगों को परेशानी दिखती हैं, जैसे कि परिवार में बेटी बड़ी हो गई, शादी नहीं हो रही है। बहुत लोग हैं जो एक जनरल वास्तु को समझते हैं, बट एक एक्यूरेट वास्तु को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र के अकॉर्डिंग एक्यूरेट वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट होता है घर में। इसमें आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके परिवार में कोई बेटी बड़ी है, उसकी शादी करनी है, लड़का नहीं मिल रहा है, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर के मिडिल सेंटर में खड़े हो जाइए और उसमें देखिए कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को आप देख करके वहाँ पे आपकी बिटिया का जो है सोने की व्यवस्था करें। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सोने से बिटिया की शादी के रिश्ते जल्दी आने शुरू हो जाएंगे और शादी भी होने के चांस होंगे। इसके साथ साथ आप कुंडली का प्रेडिक्शन भी करा सकते हैं। कभी कभी गुरु वक्री होकर के 12th हाउस में बैठ जाता है या 8वें घर में बैठ जाता है तो शादी होने में दिक्कत होती है। या कहीं पर शनि की पोजीशन वक्री होती है 7th हाउस में, तो 7th हाउस भी वैवाहिक जीवन का माना जाता है, तो वहाँ भी दिक्कतें आती है। और गुरु की पोजीशन अगर कुंडली में ठीक नहीं है या मंगल की पोजीशन ठीक नहीं है, 12th हाउस या 8th हाउस में है, तभी भी शादी में दिक्कत आती है। तो इसलिए आप वास्तु का उपाय भी करें और ज्योतिष में आप डिटेल के साथ में, कुंडली के डिटेल के साथ में आप मिल सकते हैं। अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन ज़रूर कराएं और उसका उपाय करें। वास्तु में आप अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अपने बेटी को सुलाते हैं या उसको वहाँ पे सोने की व्यवस्था करते हैं और साथ ही साथ आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को पानी में हल्दी डाल करके स्नान करती है गुड़िया बेटी, तो जल्दी ही शादी होने के चांस बन जाते हैं। क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन मजबूत होती है और जब जुपिटर की पोजीशन मजबूत होती है तो आप धीरे धीरे करके आपकी शादी का जो है सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। और वास्तु में नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर होता है वहाँ वायव्य कोण है, वहाँ पे जो है शादी करने से लड़की जल्दी ही शादी करके घर से चली जाती है, ऐसा माना जाता है शास्त्र में। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं कुंडली में जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे कंडीशन अप्लाई होते हैं कुंडली में। शनि की वजह से होता है, बृहस्पति की वजह से होता है, कभी कभी शुक्र की वजह से भी शादी में दिक्कतें आती हैं। व्यवसाय के बारे में जी, व्यवसाय के लिए देखिए मरकरी की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कुंडली में। बुध की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। साथ ही साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो आज के समय में व्यवसाय में हैं, बट मैंने एक चीज़ देखी है ये 14 सालों में कि कुंडली में शनि अगर वक्री होकर के बैठा हुआ है और कहीं अगर वो 8वें घर में या 12th हाउस में बैठा है तो बहुत से बड़े बिजनेसमैन एकदम से धराशायी हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो कोई भी काम करने से पहले एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। कुंडली के विश्लेषण से पता चलता है कि आपके मरकरी की पोजीशन यानी आपके बुध की पोजीशन कैसी है जो स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। आपके सैटर्न की पोजीशन जो है किस घर में बैठा है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, अगर वो वक्री नहीं है तो आप स्मूथली चल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो वक्री होकर के बैठा है तो आपका पार्टनरशिप भी टूटेगा और आप बिजनेस में नीचे गिरेंगे। व्यवसाय में और वैसे तो बहुत सारे प्लैनेट हैं जिसकी वजह से आप अपना व्यवसाय को स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, बट ये है कि सबसे जो मेन प्लैनेट हैं वो हैं आपके
शनि की पोजीशन, सैटर्न की पोजीशन, और साथ ही साथ बुध जो होता है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन भी करता है और बहुत तेज़ चलने वाला प्लानट है, सारे प्लानट से तेज़ चलने वाला प्लानट है। बुध की पोजीशन जो है आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, आपके पैसे का आवागमन, आय भाव को मजबूत करती है, और बिजनेस में तार्किक बुद्धि और बुद्धि का भी प्रतीक माना जाता है बुध प्लानट को। तो व्यवसाय के लिए अगर मैं बात करूं तो व्यवसाय के लिए वैसे तो बहुत और भी सारे प्लानट हैं, बट सैटर्न की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी है, शनि की पोजीशन देखनी ज़रूरी है, ताकि आपने इतना पैसा लगाया, इतना सब कुछ किया, अगर शनि आपका वक्री होकर बैठा है तो एकदम से आपको डंप मार करके नीचे जो है धराशायी कर देता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी बिजनेस व्यापार में पैसे लगाते हैं उसके पहले एक बार कुंडली का प्रेडिक्शन जरूर कराएं, ताकि उनको ये पता चले कि हमारी कुंडली की एक्चुअल पोजीशन क्या है।